आई फील यूट्यूब ना जॉब से भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ है। आपको पता है क्यों? जंगल बुक देखा है आपने, मोगली वाला? हाँ देखा है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा बनाता, तो ऐसे मूवीज़ की ऐसे काइंड ऑफ ब्रेन रॉट वीडियोज़ हो गए, तो वो मैं बहुत ज़्यादा बनाने लग गया। एंड उस पर समथिंग 2.5 लाख फॉलोवर्स भी हो गए उस टाइम पे। बट सैडली उस टाइम पे जो सामने वाला मेल किया था वो था स्कैमर, और हमने कर दिया लिंक पे क्लिक, हो गया इंस्टा अकाउंट हैक। अब उस बच्चे की कौन ही हेल्प करेगा उस टाइम पे। मैं अगर कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था ना, लोग वो जानने के लिए अलग से वीडियो बना रहे थे कि नितिन पटेल गेमिंग कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा है। तो अगर जैसे हम बात करें लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो, तो अगर हम अर्निंग के पर्सपेक्टिव में जाएं, चैनल के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव में जाएं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है? शॉर्ट और इसमें ही इंटरेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को पैसे चाहिए अंत में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक की विशेष श्रृंखला संवाद में। आज हमारी वार्ता एक गहन मुद्दे पे है। क्या हो अगर इस वर्तमान दौर में यूट्यूब समाप्त हो जाए? कैसा काम होगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आज के टाइम हर व्यक्ति चाह रहा है कि उसका एक चैनल हो यूट्यूब में, एक ग्लैमरस लाइफ हो, और दूसरा व्यक्ति चाह रहा है कि वो बिजनेस चालू करे और एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बने, अपने बिजनेस को सेटल करके आसमान बुलंदियों को छुए। पर कोई ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएं जो कि बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूट्यूब में भी हैं और फेमस पर्सनालिटी भी हैं, तो कैसे लगेगा आपको? बिल्कुल, हमारे बीच मौजूद हैं नितिन पटेल गेमिंग के फेमस यूट्यूबर नितिन पटेल। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया। क्या आप हाल बताएं? अरे हम बहुत बढ़िया हैं। बस क्योस लाइफ चल रही है, कॉलेज एंड यूट्यूब वगैरह वगैरह, कॉलेज, यूट्यूब, बिजनेस, सारे काम सब कुछ। कैसे करते हैं मैनेज यार? जैसे आप भी कॉलेज में हो, अभी जर्नलिज्म कर रहे हो, हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो लाइफ तो बहुत क्योटिक है। जैसे यूट्यूब मैनेज करना, यूट्यूब आई फील यूट्यूब ना जॉब से भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ है। आपको पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जॉब में आपको 9 to 5 करना है, बट यूट्यूब इज़ लाइक आपको हर टाइम कंटेंट, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आपको लास्ट वाली वीडियो से बेस्ट देखना पड़ता है कि आपने जो लास्ट कंटेंट डाला है उससे भी कुछ आप एक एडअप करके डालो। तो उसके चक्कर में आप मेंटली बहुत ज़्यादा पिस हो जाते हो, क्योस हो जाता है ज़िंदगी में। एंड अगर आप साथ में कॉलेज भी कर रहे हो, बिजनेस भी रन कर रहे हो, तो और ज़्यादा हेडेक हो जाता है। बट सारी चीज़ें एट द एंड आपको मैनेज करनी होती है, क्योंकि आप जितनी सारी चीज़ें मैनेज करोगे आपको इन फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा विन विन और बेनिफिट काम करेगा। तो ऐसा है। सो स्टार्टिंग अपन करते हैं आपके चैनल को लेकर के। जी। सो आपने अपने चैनल को कब स्टार्ट किया और क्या रीज़न था स्टार्ट करने का? ओके, मैं डायरेक्ट चैनल में ऐसा वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था। चैनल तो अभी अगर मैं कंटिन्यूसली बोलूँ तो कंसिस्टेंसी के साथ मैंने लास्ट 3 ईयर से डाला है। बट ये कंटेंट क्रिएशन वाली इंडस्ट्री में मेरे को ऑलमोस्ट अभी अगर मैं काउंट करूँ तो 11 साल हो गए हैं। और ये मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि मैं पहले वेब सीरीज़, एड्स, ये सब में काम करता था, तो मैं ऑडिशंस बहुत ज़्यादा देता था। और जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं उनको एक ऑडिशन लिंक सेंड करनी होती थी। तो तब मुझे पता चला, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे तो उन्होंने बताया कि सबसे ईजी तरीका है कि आप वीडियो अपना ऑडिशन लिंक अनलिस्टेड में डालकर हमें लिंक सेंड करो, जिससे आपको ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती थी 200-300 MB की, और व्हाट्सएप पे इतना आप सेंड नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, इवन अभी भी नहीं कर सकते शायद। तो वो अनलिस्टेड लिंक शेयर करने के चक्कर में मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो डालना चालू किया। एंड उसके बाद आई वॉज लाइक कि ओके, मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको पब्लिकली डालूँ। एंड जब मैंने उसको पब्लिकली डाला तो थोड़े व्यूज़ आने लग गए। एंड फिर उसके बाद एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे, वीगो वीडियो नाम का। तो आई थॉट कि मैं अपना ऑडिशन लिंक ना बनाकर इस पे एज अ पैरोडी वीडियोस बनाऊं। तो मैं उस टाइम पे एज अ जंगल बुक देखा है आपने, मोगली वाला? हाँ देखा है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा बनाता था। तो ऐसे मूवीज़ की ऐसे काइंड ऑफ ब्रेन रॉट वीडियोस हो गए, तो वो मैं बहुत ज़्यादा बनाने लग गया। एंड उस पर समथिंग 2.5 लाख फॉलोवर्स भी हो गए उस टाइम पे। बट सैडली उस टाइम पे ये चाइना वाला जो इशू हुआ था, तो ऐप्स सारे बैन हो रहे थे। टिकटॉक के साथ सारे। तो वीगो वीडियो भी बैन हो गया। इवन मेरी उससे अर्निंग भी हो रही थी। उस पर एक फ्लेम्स वाला ऑप्शन था, जिसमें मेरे को आई थिंक मैंने उस टाइम पे $200-300 समथिंग कुछ कमाया था उससे, जो कि उस टाइम पे एक्चुअली बहुत बड़ा बिग अमाउंट था। अभी भी बड़ा अमाउंट है, अभी भी $200। मतलब हाँ, बट उस टाइम पे जब मैं अप्रोक्स 6th क्लास में था, उस टाइम पे अगर मैं $300 निकाल रहा हूँ। 11 साल पहले आप 6th क्लास में थे? मतलब एक मिनट, आपकी एज क्या थी उस टाइम पे?
मुझे जितना याद है जब मैं वीगो वीडियो कर रहा था उस टाइम पे मैं 6-7 क्लास में था जब मैं ये पैरोडी वीडियोस बनाता था। अब एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था कुछ अगर $300 लो तो कितना ही होगा था INR पे? 19 2 3 19 अभी हुआ है, उस टाइम पे 75 था। ओके 75 71 था शायद, 70 71 समथिंग। तो 7 into 3 कर देते हैं, 7 3 are 21 तो 21,000 अप्रॉक्स। हाँ मतलब काइंड ऑफ इतना ही था। तो वो टैक्स वगैरह जो भी लिख के आया था तो वो मेरा फर्स्ट अमाउंट था। आई वाज लाइक ओ क्रेजी, मैं नॉट तो मैं उस टाइम पे ऐसा मेरे पापा को लगा कि ओके कंटेंट से एक्चुअली पैसा है, एंड मुझे भी लगा कि कंटेंट से एक्चुअली पैसा है। तो स्टार्ट कर दिया बनाना। अब वीगो वीडियो सैडली बैन हो गया तो फिर हम टिकटॉक पे आए, और टिकटॉक का टाइमलाइन उस टाइम पे यही था कि 4 महीने वो भी था और फिर वो भी बैन हो गया। ओके तो हम उस पर वीडियो बनाते रहे, उस पर भी कुछ 10,000 हो गया और सैड न्यूज़ मिली कि वो भी बैन होने वाला है। जहाँ जा रहे हो वहीं पे बैन हो रहा है मामला। अभी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छे से बात है। तो फिर हम इंस्टाग्राम पे आए, हमने इंस्टा पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उस पर भी हम ऑलमोस्ट 34,000 समथिंग फॉलोवर्स हो गए थे। एंड उस पर हम बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में ऑफिशियल क्रिएटर भी साइन हो गए थे। हमें जब मैं उस कैंपेन में था, BOI नाम का एक कैंपेन उस टाइम इंस्टाग्राम रन करता था, तो उस पर मुझे एज अ क्रिएटर ज्वाइन किया था। तो एज अ क्रिएटर मेरे को काफ़ी सारे PR बॉक्स भी आए थे। इवन मैं आपको इधर पे प्ले बटन का फोटो भी लगा सकता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जब मैं उस पर आया, उस पर एज अ एड रेवेन्यू का कुछ नहीं था। इवन अभी भी इंस्टा पे नहीं है, बाहर मोनेटाइजेशन का है, बट इंडिया में नहीं है ये चीज़ें। तो इंस्टा पे ऐसा हुआ कि उस टाइम पे मैं थोड़ा ऐसा बेवकूफ़ सा या फिर काइंड ऑफ इतना नॉलेजेबल नहीं था। मेरे को कोई मैनेज, हाँ मेरे को कोई मैनेज नहीं करता था, कोई एजेंसी नहीं थी। तो ऐसे मेल्स आए मेरे को ब्रांड डील्स स्पॉन्सरशिप का, एंड आई वाज लाइक ओ क्रेजी, मुझे ब्रांड डील्स आ रही हैं, एक्साइटेड है। उस टाइम पे मेरे को इतना नॉलेज है नहीं, ऐसा बड़े नाम कोई बड़ा ब्रांड सुनूंगा कि मेरे को डिजिटेक रोड कंपनी अप्रोच कर रही है, तो मैं तो भाई एक्साइटेड ही हो जाऊंगा। तो मैं भी हो जाऊंगा, वो तो कोई भी। हाँ तो जो सामने वाला मेल किया था वो था स्कैमर। और हमने कर दिया लिंक पे क्लिक, हो गया इंस्टा अकाउंट हैक। अब उस बच्चे की कौन ही हेल्प करेगा उस टाइम पे। तो बस यही हुआ और इंस्टा अकाउंट भी हैक हो गया। एंड उसके बाद तो मैंने ऐसे खुद से सोच लिया कि कंटेंट क्रिएशन तो मैं नहीं करने वाला। वो अकाउंट है अभी? नहीं, वो अकाउंट अभी नहीं है। मैंने उस पर ऑलमोस्ट 600 के ऊपर वीडियोस डाल दी थी, और ये 1 साल पे नहीं डाला, ये ऑलमोस्ट शायद 3 साल का टाइम पीरियड था। वो टिकटॉक के साथ पे ही? नहीं, टिकटॉक बैन हो गया था उसके बाद मैं इंस्टा पे आया, क्योंकि उसके बाद ही इंस्टा में ऐसा, जब टिकटॉक बैन हुआ तो रील्स का ऑप्शन आया, और यूट्यूब के इवन शॉर्ट्स का भी आया था, बट इंस्टा पे पहले आया, शॉर्ट्स बाद में आया यूट्यूब। रील्स के हाँ ऑलमोस्ट शायद 1 ईयर का गैप था। तो जब मेरा इंस्टा अकाउंट हैक हुआ तो 2-3 महीने तो मैं बहुत ऐसा डिप्रेशन में कि अब कंटेंट नहीं बनाना, इससे अच्छा मैं ऑडिशन ही दूँ, एड्स में काम करूँ। इवन मैंने उस टाइम पे कॉम्प्लान ऐड पे काम भी किया था। हाइट छोटी थी आपकी? नहीं मतलब उस टाइम बच्चों के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी हाइट थी, मैंने अभी भी अच्छी हाइट है, 6 फीट का तो हूँगा मैं भी। ओके हाँ। तो आई डोंट नो 6 फीट का हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, आप लेंगे एक बार। ठीक है। तो जब हमारा फिर इंस्टा अकाउंट हैक हुआ, 3 महीने के पीरियड में हम बहुत ऐसा डिप्रेशन, मेंटली, थेरेपिस्ट कल्चर हमें उस टाइम पे पता नहीं था। वो हमने जब सेक्स एजुकेशन देखा, उसमें ऑर्टिस की मम्मी सेक्स एजुकेशन थेरेपिस्ट थी, तब हमें उसके बारे में पता चला, थेरेपिस्ट कल्चर। तो जब ये चीज़ें हुई मेरे साथ, तो उस टाइम पे वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि जब आप इस कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके फ्रेंड बन जाते हैं क्रिएटर फील्ड में। तो वन ऑफ माई फ्रेंड कपिल नाम का एक, वो भी वीगो वीडियो पे वीडियोस बनाते थे, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते, मतलब अपना वही वीगो वीडियो वाला कंटेंट यूट्यूब पे जब शॉर्ट्स आए तो उधर पे डालने लग गए थे। इवन वो रील्स में भी डालते थे, उनका ऐसा कुछ नहीं हो, वो अभी भी डालते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि वाई आर नॉट ट्राइंग ये शॉर्ट्स वाली चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे नया नया शॉर्ट्स आया था, और जब नया नया शॉर्ट्स आया था तो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था नॉर्मल क्रिएटर को। अगर आप एक देखो, मैंने ऑलरेडी कंटेंट बनाना, मेरे को आइडिया है कि ऑडियंस को कैसे हुक करते हैं। तो मैंने जो पहला वीडियो ही बनाया, एक माइनक्राफ्ट का बनाया था कि ऐसे गोल्डन हाउस कुछ करके मैंने माइनक्राफ्ट पे बनाया था, सर्वाइवल में, वो भी नॉट ऐसा, नो नॉट सर्वाइवल, मैंने ये किसमें, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कौन से मोड पे बनाया था, बट किसी मोड में तो बनाया था जो कि ऐसे नॉर्मली लोग नहीं बना पाते हैं। तो मैंने उस पर एडवेंचर, क्रिएटिव एंड सर्वाइवल, क्रिएटिव, हाँ क्रिएटिव में बनाया था मैंने, क्रिएटिव में बनाया था, क्योंकि उसमें क्या है, आपको एक एक ब्लॉक तोड़ के बनाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही ऐसा मेहनत वाला काम है। तो वो बहुत कैची सा वीडियो था, और वो मेरा पहला वीडियो ऑलमोस्ट 3 लाख व्यूज़ आ गए थे। और वो मैंने शॉर्ट्स ऐसा पूरा फुल पैकेज के साथ बनाया था कि बैकग्राउंड म्यूजिक है एंड उस पर हुक भी है 3 सेकंड में। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंटेंट का मेरे को नॉलेज था, तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो पे अप्लाई की। वो वीडियो है अभी? हाँ वो वीडियो मेरे चैनल पे ऑफकोर्स है अभी भी।
तो जब वो वीडियोस मेरी माइनक्राफ्ट की पहली वीडियो चल गई, तो जब पहली वीडियो चल जाएगी तो इंसान को ऑफ कोर्स डोपामिन हिट होगा कि अब करता हूँ। हाँ। तो वो जो 3 महीने का टाइम था मेरा डिप्रेशन वाला, वो एकदम से खत्म हो गया। क्योंकि जब आपके अकाउंट में 4 दिन में 3 लाख व्यूज दिख रहे हो तो किसको नहीं। और प्लस मेरे को नई चीज़ पता चली कि यूट्यूब एडसेंस से पैसे भी देता है। बट उस टाइम पे जब मैंने शॉर्ट्स स्टार्ट किया था, शॉर्ट्स पे कुछ रेवेन्यू नहीं था। शॉर्ट्स बोनस देता था। जैसे कि अगर आपके मंथली 50 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट का, जैसे $10,000 का बोनस दे रहा है, मतलब नॉट $10,000 का, INR पे देता था कि 1 लाख का बोनस दे दिया। तो वो चीज़ें हो गई थी। 1 लाख का बोनस? हाँ, पहले यूट्यूब जब नया नया शॉर्ट्स आया था ना, तो वो एडसेंस से कुछ भी नहीं था। वो जो एड रेवेन्यू था वो सिर्फ यूट्यूब लॉन्ग वीडियो से था। ये शॉर्ट्स वाला जो रेवेन्यू वो अभी आया कि आप जैसे 4-5 स्क्रॉल कर रहे हो शॉर्ट्स, तो बीच में एक ऐड आता है, तो वो ऐड के जो ऊपर वाला शॉर्ट्स है उसको कुछ % पैसा जाएगा और जो नीचे वाला शॉर्ट्स है उसको कुछ % पैसा जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐड रेवेन्यू अभी जा रहा है शॉर्ट्स में। तो उस टाइम पे जब बोनस वाला सिस्टम था तो मैंने मंथली आई थिंक सो मैंने 1 साल तक एक दिन भी मिस नहीं किया। इवन मैंने एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस डाले हैं, क्योंकि फेस कैम था नहीं, मेरे को जस्ट वॉइस ओवर करना था। गेम खेलना हूँ उसका वॉइस ओवर करके डाल दिया। स्कूल से आते ही मैं ऐसे 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो बल्क में बनाता था। सारी वीडियो शेड्यूल पे। वैसे गंदी वाली मेहनत मैंने 1 साल तक की एंड आई डोंट नो कैसे, बट हो गया उस पर सब्सक्राइबर। क्योंकि गेमिंग माइनक्राफ्ट उस टाइम पे बहुत बूम था। जैसे मिथपैट हो गया, सो जैसे टेक्नो उज्जवल चौरसिया, तो वो भी माइनक्राफ्ट का डालते थे। उनका GTA सीरीज़ बहुत फेमस था। उनके जैसे वो GTA सीरीज़ डालते थे तो 2-2 घंटे की सीरीज़ पे 20-20 मिलियन व्यूज़ आते थे लॉन्ग वीडियोस पे। तो मैंने फिर वो चीज़ें ट्राई की अपने चैनल पे। तो मैंने GTA का एक सस्ता वर्जन गेम था, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D, जो कि इंडिया में उस टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा था, वो मोबाइल गेम था। तो मैंने एक GTA का सस्ता वर्जन मोबाइल में इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम इंडिया में लाया। तो उस गेम की वजह से मेरा चैनल लाइक 2 लाख से 1 मिलियन पे चला गया। एंड अभी तो मेरा कंटेंट पूरा ही स्विच हो गया। अभी मैं IRL कंटेंट डालता हूँ। बहुत लंबा खींच रहा हूँ मैं अपना जर्नी, बट कोई बात नहीं, वही तो जानना है हमें। हाँ, तो जब मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D कंटेंट डाला, उस पर एक्चुअली कैच ये था कि जैसे इंडियन बाइक GTA में अपन चीट कोड्स डालते हैं। कोई भी जैसे लड़कियां अट्रैक्ट करना हो तो एक चीट कोड डाला, लड़कियां फिर आपसे अट्रैक्ट होंगी, या फिर गाड़ियां मंगानी है। तो वैसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में एक फ़ोन वाला ऑप्शन था, तो उस पर नंबर्स बताना होता था कि 100 नंबर डालो तो ये गाड़ी आएगी। तो वो चीज़ें मेरे कंटेंट में बहुत ज़्यादा चलती थी कि भैया इस नंबर से क्या आएगा, भैया इस नंबर से क्या आएगा। तो ऐसे बहुत कल्ट ऑडियंस हो गई थी। इवन मैं अगर कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था ना, लोग वो जानने के लिए अलग से वीडियो बना रहे थे कि नितिन पटेल गेमिंग कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा है। अभी क्या ये बहुत हो रहा है, जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनके बारे में बताने के लिए बहुत वीडियो बनते हैं। हाँ, तो ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। तो फिर हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम अच्छा चला, बट लाइफ टाइम में वो कंटेंट नहीं बना सकता। इवन उस टाइम मैं 12th क्लास में था, एकदम से मेरा कॉलेज शिफ्ट हो गया। मैंने कंटेंट पूरा ही स्विच कर दिया अपना, बिकॉज जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में अपना कंटेंट मैं दिखा नहीं पा रहा था लोगों को, बिकॉज गेम है और मेरा कॉलेज भी लाइक ऐसा कि बहुत करण जौहर का सस्ता वर्जन, यू नो। तो वैसे टाइप का कॉलेज है, बहुत जजी लोग होते हैं। तो मुझे अपना चैनल दिखाना था, तो मतलब मैं अपना चैनल मेरे को शर्म आती है मैं सच बोलूँ तो, क्योंकि वो कंटेंट वैसा नहीं था, बच्चों वाला कंटेंट था। तो अब लाइक क्यों ना मैं IRL कंटेंट में शिफ्ट करूँ। जैसे सार्थक सचदेवा हो गया, वो शॉर्ट्स वीडियोस बनाता है, तो जैसे कि आज मैं देखूंगा डैश डैश डैश, तो वैसे टाइप का मैंने कंटेंट ट्राई किया एंड वो मेरे चैनल पे एक्चुअली वर्क भी किया। मैंने IRL कंटेंट भी स्टार्ट ऐसा चैलेंजिंग वीडियो से नहीं किया, मैंने गेमिंग में किया, और ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा था कि गेमिंग शॉर्ट्स में कोई कर रहा हो। तो मैं जैसे मैंने शॉर्ट्स पे एक GTA का ही वीडियो बनाया कि 50 डेज सर्वाइवल इन GTA, 50 डेज सर्वाइवल इन माइनक्राफ्ट, शॉर्ट्स में, नॉट लॉन्ग वीडियो। तो ऐसी वीडियो जब आप बनाओ तो बहुत कैची से लगती है, हर 3 सेकंड में फ्रेम चेंज हो रहा है, तो वो ऑफकोर्स वो वीडियो वायरल जाती है। तो मैंने क्वांटिटी पे इतना फोकस नहीं है, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया उस टाइम पे। पहले मैं क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि 4-4 वीडियो दिन में डालना तो ऑफकोर्स क्वालिटी तो नहीं होगी उसमें। बट जब मैं कॉलेज आया तो मैंने एक चीज़ अच्छी की कि मैंने क्वालिटी पे फोकस किया, ना कि क्वांटिटी पे, क्योंकि मुझे चैनल शोकेस करना था अपना। तो फिर ऐसे ही करते गए, और अभी तो कंटेंट ही पूरा स्विच हो गया, IRL पे बनाता हूँ मल्टीपल चीज़ें। आपका कंटेंट देखा मैंने स्विच हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज़ और मैंने आपके चैनल में ऑब्जर्व की। मैं आपका चैनल स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा आपने लास्ट लॉन्ग वीडियो 1 साल पहले डाला था। हाँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस बनाना इट्स एक्चुअली सो फ्रिकिंग हेडेक। सो फ्रिकिंग हेडेक, क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में आपको क्या क्या देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल CTR, थंबनेल आपको बहुत ज़्यादा मतलब
थंबनेल इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो। थंबनेल में शॉर्ट्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो आपको थंबनेल देखना होगा। वीडियो की एडिटिंग 8 मिनट 10 मिनट का बना रहे हो तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, चैनल भी रन करना है, हर दिन कुछ नया बनाना है। तो अगर मैं एक शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे को मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता तो जाएगा उसको एडिट और प्रोड्यूस करने में, फिर थंबनेल में 2 दिन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइटल देखना, डिस्क्रिप्शन देखना, और प्लस लॉन्ग वीडियो की पूरी स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर फॉलो करना। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी। तो आई वाज लाइक मैं अभी प्रॉपर छोड़ देता हूँ, अभी शॉर्ट्स पे ध्यान देता हूँ। जब मेरा शॉर्ट्स पे अच्छा चलने लगेगा तो मैं लॉन्ग पे ट्राई करूँगा। एंड इवन अभी मैंने लास्ट एक वीडियो भी बनाया था 0 रुपये सर्वाइवल वाला, जिसमें मैं ढाबे में काम कर रहा हूँ, ट्रेन में बुके बेच रहा हूँ। तो ऐसे टाइप का वीडियो, तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि लॉन्ग में भी वीडियोज़ डालूँ। जब तो प्लानिंग चल रही है मतलब उसको लॉन्ग वीडियो हाँ डेफिनेटली अब मैं फुल ट्राई करूँगा कि मैं मंथली 1 तो डालूँ। ओके, तो अगर जैसे हम बात करें लॉन्ग वीडियो वर्सेस शॉर्ट वीडियो, तो अगर हम अर्निंग के पर्सपेक्टिव में जाएं, चैनल के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव में जाएं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होता है? शॉर्ट और इसमें ही इंटरेस्ट आता है, अर्निंग बहुत वाली ज़्यादा चीज़ें। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को पैसे चाहिए अंत में। ओके, सो शॉर्ट्स में तो उतना एड रेवेन्यू ऑफ कोर्स नहीं है। शॉर्ट्स में जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाला नीचे वाला, और इवन एडसेंस यूट्यूब खुद 60% क्रिएटर्स को देता है, 40% खुद रखता है। अब वो 60% में भी ऊपर जो शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर वाले क्रिएटर को भी जा रहा है, नीचे वाले को तो कैसे ही मिलेगा, 12% का मिलेगा, 12 नहीं मतलब 24 समथिंग। तो उससे एडसेंस तो शॉर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने आपको अपना वाईटी एनालिटिक्स दिखाया था कि 1 मिलियन व्यूज़ पे अप्रॉक्स 500 समथिंग INR पे, तो इट्स टू लेस। अब वही अगर मैं लॉन्ग पे देखूँ, मतलब मैं एक नॉर्मली आपको आइडिया देता हूँ, जैसे कोई भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा होता है, टेक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होता है, बट एक एवरेज मतलब सारा अगर मैं कॉमनली बताऊँ तो एक अमाउंट बताओ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मैं जस्ट एक गेस करो आप। KBC चल रही है सस्ती वाली। ओके, क्या गेस किया जाए इसमें, क्या गेस किया जाए भाई? 30, 40, 50,000 के ऊपर 25। ओके, मैं ज़्यादा बोल रहा था, मतलब मुझे लगा मैं कम बोल रहा हूँ। मतलब एक नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, अगर टेक कैटेगरी का है, टेक्निश का है, फाइनेंशियल है, तो उसका और ज़्यादा हो जाता है। वो हर वीडियो का अलग अलग डिपेंड होता है। अब लेंथ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर 8 मिनट का वीडियो है तो उस पर 2 ऐड चलेंगे, वही वीडियो अगर 20 मिनट का है उसमें 4 ऐड चलेंगे, तो ऑफकोर्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा। ओके, तो लेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट 8 मिनट का वीडियो इज बेसिक, तो उसमें 25,000 तो अप्रॉक्स हो ही जाएगा। ओके, अगर इंटरव्यूज़ की बात करूँ, इंटरव्यूज़ लंबे होते हैं, 50 मिनट्स, 1 आवर, जैसे 4 आवर। जैसे लास्ट राज समानी ने किया था विजय माल्या का, कितने 4 मिनट का आवर वीडियो के था? ऊपर 4 घंटे का, 4.5 लगभग। तो गैस इसका रेवेन्यू कितना होगा? इसका तो मतलब आई मीन जब 8 मिनट के वीडियो में सोच के बाहर वाला मामला हो गया है। तो आई फील इस अकेले वीडियो का रेवेन्यू 2-3 CR होगा। इवन इस पे ब्रांड डील भी थी, तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा इसका। और वही अगर फॉरेन क्रिएटर की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट का, तो उधर पे गेस 1 मिलियन व्यूज़ के कितने पैसे होंगे? लाइक मिस्टर बीस्ट। हाँ, मिस्टर बी जैसे वो यूनाइटेड में आता है ऑफ कोर्स, तो USA में कितना होगा? इन लैक्स नहीं, इन डॉलर। हाँ, इन INR में बताओ आप। INR लाख के ऊपर ही गेस करना, 25,000 तो नहीं होगा उधर पे। ओके, मैं इन लैक्स, मैंने भी बोला कि इन लैक्स में होगा शायद कुछ। गेस इन लैक्स इतनी गेस कर पाऊंगा। 1 लाख? इन लैक्स मतलब लाखों में होगा, मतलब लाखों में कितना? एक जस्ट एक्स अमाउंट तो बताओ। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? 1 मिलियन पे। हाँ, 2.5 प्लस समथिंग। 2.5 लाख्स? हाँ, बहुत गलत बोल रहे हो आप। ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? 1 लैक्स 8.0000। या बिकॉज इंडिया की परचेजिंग पावर, जो इंडियन ऑडियंस है उनकी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, बट बाहर की परचेजिंग पावर बहुत है। तो इंडिया का जो CPM है, कॉस्ट पर मिनट, जो रेवेन्यू आता है, इंडिया को ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे 25,000, और वही बाहर पे 1 मिलियन व्यूज पे 8 लाख। तभी तो मिस्टर बीस्ट प्राइवेट प्लेन गिफ्ट कर रहा है, $5 मिलियन दे रहा है, $10 मिलियन दे रहा है, ऐसे एक वीडियो पे $4 मिलियन उड़ा रहा है। कैसे? ऐसे ही तो इतना रेवेन्यू। आप बाहर के क्रिएटर देखो, क्योंकि उन पे इतनी महंगी चीजें होती हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है मेनली, मतलब इंडिया के कंटेंट में और फॉरेन कंटेंट में डिफरेंस क्या है? ऐसा कि कंटेंट में डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। अगर 4 साल पहले फॉरेन में कुछ बैड ही पोस्ट फॉर मी सॉन्ग चल रहा है, तो वो इंडिया में 2 साल बाद आएगा। मतलब ट्रेंड ऑफ कोर्स अपन फॉरेन का फॉलो करते हैं, आप मानो या नहीं मानो, अपन बाहर का ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो आई थिंक नहीं, मतलब ये है एक्चुअली में, बाहर के जो एड्स हैं वो बहुत अच्छा मोटा अमाउंट देते हैं, बिकॉज परचेजिंग पावर बहुत है। ओके,
अगर मैं अपना ब्रांड का ऐड चला रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा कि अगर कोई देख रहा है तो वो मेरी वीडियो से बाय करेगा कि नहीं करेगा। तो उधर के ऑडियंस ट्रस्ट बहुत करती है एड्स पे। इधर इंडिया में क्या है, सस्ती चीज़ें चाहिए लोगों को, 4 रुपये कम दूंगा, वो फिनाइल किसी और का ले रहे हैं तो किसी और का ले लेंगे। इवन मेरी फिनाइल कंपनी भी है। उसमें भी आते हैं अभी क्या? हाँ। सो ऐसा मेनली ये परचेजिंग पावर की वजह से होता है। तो इसलिए बाहर के एड्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं एंड इंडियन एड्स उतना पे नहीं करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री बहुत कम हो रही है और सब कुछ मोबाइल OTT पे आ रहा है, मोबाइल OTT पे आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। तो इन फ्यूचर लेट्स सी ये बहुत ज़्यादा बूम करेगा, मतलब बहुत ही बूम करेगा। अपने लिए फायदा है आगे जाके। हाँ, बहुत ही फायदा है। इवन डॉलर 70 से 90 में आ गया। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, मतलब मेन यही वाला पॉइंट है इनकम को लेकर के। इनकम पे हमने एडसेंस की बात की कि एडसेंस है ब्रांड के लिए। बेसिकली इंडिया में यूट्यूब से इनकम करने के क्या क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट तो ऑफकोर्स सबसे सेफ साइट तो गूगल एडसेंस, और ऑफकोर्स स्पॉन्सरशिप, वन ऑफ द मेन थिंग। ब्रांड डील्स। अगर मैं एक आप कोई नीच दो मुझे, मैं फिर इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। आपकी निश गेमिंग अब जेनरिक पे आ गए हो तो आप जेनरिक ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो जैसे मेरी अभी वाली नीश है, अगर मैं उस पर देखूँ तो मेरा फर्स्ट तो एडसेंस होगा ऑफकोर्स। गूगल एडसेंस से मैं पैसे कमाऊंगा। दूसरा मेरा ब्रांड डील्स। अब ब्रांड डील्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जस्ट एक ब्रांड पे स्टिक नहीं होते, आप एक साथ मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हो। तो जैसे मैं अभी एक एजेंसी के साथ वर्क कर रहा हूँ, सैमसंग फ़ोन की मैंने स्पॉन्सरशिप ले ली। अब उसका मैं ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर का ब्रांड तो नहीं ले सकता, बट उसी के साथ मैं VI का भी ब्रांड चला रहा हूँ। तो एक साथ अगर मैं मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे पे बहुत सारे ब्रांड से पैसे आ रहे हैं। अब इसमें भी ब्रांड्स के भी बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, जैसे इंडिकेटेड प्रमोशन हो गया, डेडिकेटेड प्रमोशन हो गया, या फिर मंथली कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट एक वीप्ले के साथ किया था, 6 महीने का कॉन्टैक्ट मेरा साइन हुआ था। तो मैं 6 महीने के लिए उनको साइन हो गया, तो मेरे को 6 महीने उनको प्रमोट करना पड़ेगा। मंथली मेरी डील हो गई है, मंथली मेरे को 2 वीडियो देना पड़ेगा। अब इसमें भी अगर मैं वीप्ले के साथ चाहता तो सिर्फ एक सेपरेट वीडियो के लिए भी ब्रांड डील ले सकता था। तो मैं वेज बता रहा हूँ आपको अभी। तो फर्स्ट तो ऑफकोर्स गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एंड अभी के टाइम पे लोग सेशंस के लिए भी बहुत बुलाते हैं, तो एक ये भी रेवेन्यू हो गया। इवेंट्स में जाते हैं, जैसे सौरभ जोशी हो गया, तो इवेंट्स में जाने का ऑफकोर्स पैसे लेगा। इवन मैं भी काफ़ी सारे इवेंट्स में जाता हूँ तो चार्ज करता हूँ उस चीज़ का, नॉट चार्ज बट वो ब्रांड डील स्पॉन्सर होता है। जैसे मैंने लास्ट इंडस के इवेंट में गया था, तो ऑफकोर्स वो हमारी सारी चीज़ें स्पॉन्सर करते हैं। ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती है, क्रिएटर के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, आपको फ्लाइट टिकट, होटल्स, ये सब। बट जो बड़े क्रिएटर होते हैं, जैसे सौरभ हो गया, तो ऑफकोर्स वो 10-20 लाख रुपए ले रहा होगा उधर जाने का। ऐसे फ्री में तो ब्लॉग बनाएगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं। अब जैसे मिस्टर बीस हो गया, उसने काफ़ी सारी चीज़ें मोनेटाइज कर ली, उसका फेस्टिवल चल रहा है, उसकी टॉय कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं। फाइनेंशियल अभी वो लॉन्च कर रहा है, मैंने लास्ट ट्वीट देखा था, मोबाइल नेटवर्क वाला। उसकी मर्चेंडाइज हैं, जैसे मेरा भी मर्चेंडाइज है क्लोजी। बहुत स्मूथ प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं। मतलब अगर आप पे ऑडियंस है तो आप उनको किसी भी तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत सारे वेज हैं, आप किसी एडसेंस या स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप खुद का ब्रांड बनाओ, उसे प्रमोट करो। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं, मतलब लॉट ऑफ ऑप्शन। ओके, अगर आप पे बहुत ऑडियंस है तो। ऑडियंस में आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है ही, सैडली, बट हाँ। ओके, सो अब आपके यूट्यूब से आते हैं आपके बिजनेस की तरफ। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट कंपनी है आपकी, क्लोजी का नाम लिया आपने। सो थोड़ा आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, आप कौन कौन सी कंपनीज हैं? ओके, सो वन ऑफ माय फ्रेंड प्रदुम, वो ये क्लीनिंग वाला काम संभालता है। उसकी ये वी क्लीन नाम की कंपनी है, जिसमें वो हैंड वॉश, फिनाइल सेल करता है। अब फिनाइल भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई ब्रांड बिल्डिंग नहीं है। अब अगर इस बिजनेस में मैं किसी को 4 रुपये कम दूंगा, वो ले लेगा। और अगर मैं ये किसी बड़ी सिटी में करूँ तो ऑफकोर्स नहीं चलने वाला। बट मैंने ये चीज़ें लोकल जगह से स्टार्ट की प्रदुम भाई ने। मेरा होम टाउन मैहर है, तो मैहर में हमने क्या किया, फिनाइल, ये हैंड वॉश वाली चीज़ें लाई। तो वहाँ जो माता मंदिर है, मैहर बेसिकली माता मंदिर के लिए फेमस है। तो हमने ऐसा ट्राई किया कि हम लोग अगर 4 रुपये भी कम देंगे, बल्क में सामान देंगे, क्योंकि ये फिनाइल वाला एक ऐसा बिजनेस है जो ऑटोमेशन पे चल सकता है, रिपीटेड ऑर्डर आएंगे। और जो मेरा क्लोजी वाला बिजनेस है वो रिपीटेड ऑर्डर वाला नहीं है, वो ऑटोमेशन पे नहीं जाएगा। क्योंकि टी शर्ट एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, बट बार बार नहीं। बट ये जो बिजनेस है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस, अगर मैं किसी होटल के साथ काम कर रहा हूँ, उनको फिनाइल दे रहा हूँ, तो ऑफकोर्स उनको हर मंथ पड़ेगा। 4 रुपये कम दूंगा दूसरे ब्रांड से तो मेरे से ही लेंगे। तो हमने जितनी भी होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो हमारा ये रिपीटेड पे ऑर्डर आता है। और आपको ऑफकोर्स इसमें स्टार्टिंग में 1-2 महीने
अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। इवन ये वाला बिजनेस कॉन्टैक्ट्स पे ही चल रहा है, सच बोलूँ तो ऑनेस्टली। तो एट द एंड है सब मैनेज भी हो रहा है, अच्छा ही चल रहा है। क्लोजी भी हम लोग नेक्स्ट मंथ तक वी ट्राई अवर बेस्ट कि हम लोग नया कुछ डिज़ाइन लाएँ। इवन हम लोग को बहुत ज़्यादा फीडबैक मिले कि आप मिनिमलिस्ट डिज़ाइन लाओ, तो हम वो डिज़ाइंस भी लाएंगे। तो क्लूजी इज बेस्ड ऑन टी शर्ट्स। हाँ, वो टी शर्ट से रिलेटेड है। वो मैं और मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड अभिषेक है, हम और प्रियांश भी है। तो हमने ऐसा काम डिवाइडेड कर रखा है, जैसे मैं पूरा मैनेजमेंट का देखता हूँ, मतलब मार्केटिंग का काइंड ऑफ। अभिषेक जो है डिज़ाइनिंग का देखता है, बिकॉज वो डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट है। प्रियांश भाई जो है ये टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, शॉपिफाई का, ऑर्डर्स का, ये टेक्निकल वर्क पूरा वो संभालते हैं। तो ऐसे हमने सारा काम अपना अलग अलग डिवाइड कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको मैनेज करने का। तो आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं होता हर चीज़ को लेकर। तो ऐसे सारी चीज़ें हो रही है मैनेज, आई डोंट नो कैसे, बट हो रही हैं। बहुत बढ़िया, कॉलेज में इतना कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया। बट कॉलेज के काम नहीं कर पाते तो टीचर हमसे गुस्सा है कि वीडियो नहीं दे रहे, असाइनमेंट नहीं कर रहे, कॉलेज क्लास अटेंड नहीं कर रहे। अब उनको कैसे समझाएं हम कि क्या क्या कर रहे हैं। मैं ऐसा बच्चा हूँ कि नहीं कि घर पे बैठ के मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, नहीं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं करता कि अगर मैं कॉलेज नहीं आता तो घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ एट द एंड करते ही रहता हूँ। वेरी नाइस। ओके, सेकंड थिंग, इतने सारे बिजनेस कर रहे हो आप, इतने सारे काम कर रहे हो आप, यूट्यूब में भी हो आप। करंट टाइम पे क्या यूट्यूब एक सिंगल प्रोफेशन हो सकता है क्या, कि यूट्यूबर्स को भी अपना एक साइड बिजनेस या साइड इनकम के सोर्स देखने चाहिए? हम करंट टाइम में जितने बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे हैं अभी के टाइम में, अगर पॉडकास्टर्स की बात करूँ तो राजमानी भी हैं एंड देन एपीआर बाइसेप्स भी हैं। इन सबका भी सब्स्टिट्यूट में कुछ ना कुछ अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं। तो करंट टाइम पे अपन किस तरीके से देख सकते हैं यूट्यूब के सिनेरियो को? आई मीन यूट्यूब अगर आप मेन स्ट्रीम क्रिएटर हो तो भर के पैसा है। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं यूट्यूब को एज अ करियर नहीं देखता, टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको अभी भी टाइम पास में ही ले रहा हूँ, बिकॉज अभी लास्ट कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे एक रैंडमली स्ट्राइक आ गई। ओके, गेस क्यों आई होगी? कॉपीराइट? कॉपीराइट नहीं, पहले मुझे वार्निंग आया फिर स्ट्राइक आया। ओके, मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में लेजिट कुछ भी नहीं था। एक रैंडम वीडियो थी कि मैं एक रैंडम पर्सन को 10,000 दे रहा हूँ ट्रैवल का। कुछ भी नहीं था ऐसा कि हार्मफुल जैसा। यूट्यूब ने मेरे पे इवन मैं रियल इंसान ने नहीं मारा। आई थिंक कि एआई डिटेक्टर वाला जो सिस्टम है अभी नया नया यूट्यूब में आया है, इन्होंने पूरा ऐसा कर दिया कि एआई डिटेक्ट करता है। तो मैंने इस पर अपील भी किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मैंने वो जो वीडियो डाली तो उसको हार्मफुल पे डाल दिया कि ये हार्मफुल कॉन्टेंट है। यूट्यूब पे भर के हैं कि हाथ कटा हुआ दिख रहा है, ऐसे टाइप के कॉन्टेंट है। बट मेरे उस वीडियो पे लेजिट कुछ था भी नहीं, बट उन्होंने हार्मफुल कंटेंट पे डाला और वापस से मैंने वो वीडियो री एडिट करके हार्मफुल चीज़ें, इवन उसमें कुछ हार्मफुल था भी नहीं, बट मैंने स्टिल उसको एडिट करके डाला, जो कि यूट्यूब चैट सपोर्ट ने बोला था कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें करो, जो कि कुछ था भी नहीं। स्टिल मैंने किया और वो वापस से जब मैंने डाला स्ट्राइक डाल दिया वापस से। हाँ, और अगर 3 स्ट्राइक आएगा चैनल पे गया। मेरा चैनल एक हफ्ते के लिए ब्लॉक है, 7 दिन तक मैं कुछ नहीं डाल सकता। तो ऐसे में इसको कैसे करियर ऑप्शन देख सकता हूँ? तो नहीं, मेरे लिए तो करियर ऑप्शन नहीं है। और हाँ, अगर आप मेन स्ट्रीम हो, सब अच्छा चल रहा है, आपके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, जैसे अब निश्चय हो गया, निश्चय के बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो यूट्यूब इंडिया से कनेक्ट है। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बट तो अगर वो अपने बिजनेस कर रहा है, जैसे उसने अभी लास्ट फोकस लॉन्च किया था, उसके और भी बिजनेसेस हैं, तो उनके लिए ऑफकोर्स ये विन विन काम करेगा। अगर आप मेन स्ट्रीम क्रिएटर हो, अगर आप बिजनेस नहीं खोल रहे तो आपसे बड़ा कोई नहीं। लेजिट अगर आप मेन स्ट्रीम क्रिएटर हो, अगर मिथपैट ने जैसे अभी अपना हेडफोन का खोला, पावर बैंक बेच रहा है वो, तो अगर आप अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो तो किस बात के क्रिएटर? सही बात। तो कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम बन सकता है आपका। हाँ एग्जैक्टली, आपको चीज़ें सेल करना आना चाहिए। मुझे तो लगता है जितने भी यूट्यूबर होते हैं एट द एंड सेल्समैन ही होते हैं। अपना कंटेंट सेल कर रहे हो तो कंटेंट भी सेल कर रहे हैं प्लस प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, ब्रांड डील्स दे रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ सेल्समैन वाली काम तो हो गए। बट ये कि आप खुद की पर्सनालिटी दिखाकर सेल कर रहे हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं सच बताऊँ, मैं इस चीज़ को एज अ करियर ऑप्शन अभी तो नहीं देख रहा। इन फ्यूचर अगर सब अच्छा रहा तो अच्छा चल रहा है। अभी मैं कोई मेन स्ट्रीम क्रिएटर नहीं हूँ, रैंडमली शॉर्ट्स में किसी के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, किसी दूसरे आदमी का देखो कोई 10 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, पता नहीं चलेगा। तो वैसी वाली सिचुएशन है मेरी। तो मैं तो एज अ करियर ऑप्शन ऑफकोर्स नहीं देख रहा। इवन ये मेरा मेन अर्निंग सोर्स भी नहीं है। वेरी नाइस। एक मज़ेदार बात रही अपन की, आपके चैनल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। हमें खैर उम्मीद भी है कि खैर हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ में साथ बिजनेस के बारे में जो बात की आपने, तो आपका जो क्लोज है साथ में क्लीन जी, वो भी जगह वी क्लीन। वी क्लीन, ओके। वी वो हमारे प्रदुम भाई का है, इवन हम साथ में करते हैं। ओके, वी क्लीन
मैं अकेले दोनों नहीं संभाल रहा, इसमें हम फ्रेंड्स के साथ ही कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। दोस्तों के साथ अच्छे काम होते हैं। हाँ हाँ, मतलब आपने जो क्लीनिंग ब्रांड है उसमें भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ में, और जो क्लोथिंग ब्रांड है वहाँ भी फ्रेंड्स हैं आपके साथ में। बट आई फील क्लोथिंग ब्रांड इज़ अ कॉस्ट बर्निंग बिजनेस। उस पर प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा। बट ये जो क्लीनिंग वाला बिजनेस में हमारा 2 महीने में प्रॉफिट आने लग गया था, बिकॉज हमने फर्स्ट वाइट लेबलिंग करके स्टार्ट किया था। अब हम लोग खुद केमिकल बना रहे हैं। खुद केमिकल बना रहे हो? हाँ, तो ऑफकोर्स वो एडअप हो बहुत जाएगी सही। चीज़ें बहुत सारी। तो बेसिक जो कॉस्ट होगा वो भी बच रहा है आपका वहाँ पे। हाँ बहुत सही चीज़ है फिर तो आप तो और एक जगह सेल कर सकते हो फिर। हाँ, आपके हमने पास- सतना, रीवा, मतलब वहाँ के जो आसपास के लोकल एरियाज वहाँ पे भी हमने दुकानों में रखवाया है। B2B ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो तो ऑफकोर्स इन फ्यूचर बढ़ते ही जाएगा। बहुत बढ़िया फिर तो। अच्छा, आप जर्नलिज्म कर रहे हो बेसिकली ना? जब तो जर्नलिज्म क्या आपके इस फील्ड को किस तरीके से हेल्प कर रहा है कोर्स आपका? कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। तो आप कर क्यों रहे हो फिर? मैं सच बताऊं, मेरे को ऐसी फील्ड पे जाना था जिसपे ऐसा कैमरा, थोड़ा फैसिनेटिंग सी लाइफ हो। मुझे जर्नलिज्म लगा कि बहुत फैसिनेटिंग हो जाए। जब मैं JLU कॉलेज गया, उधर का एम्बियंस देखा, तो आई वाज लाइक ओह सो कूल। क्योंकि मैं बहुत एक छोटी जगह से आता हूँ। मैं मैहर में भी नहीं रहता, मैं एक गाँव में रहता हूँ, खैरा नाम का। तो उधर पे ये चीज़ें नहीं है। मैं उधर पे रहा हूँ तो मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें नहीं देखी। और जब मैं नया नया भोपाल आया, वो कॉलेज का एम्बियंस देखा, वो सारी चीज़ें देखी, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा ना। आई वाज लाइक कि मुझे ये चीज़ें करनी है। मुझे जर्नलिज्म का कोई भी मतलब नहीं पता, जर्नलिज्म का जी भी नहीं पता कि इसमें ये होता है। बट अभी काफ़ी सारा नॉलेज है कि ऑफकोर्स मीडिया को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी चलती है, इतना एडसेंस बोल रहा हूँ सॉरी, इतना सैलरी नहीं है उसमें, इतना एक्सपोजर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फेसेस करनी होती हैं। इवन आप देखोगे कोई भी जर्नलिस्ट अगर किसी बड़े रिपोर्टर का बड़े पॉलिटिक्स का कुछ अगर एक्सपोज या फिर व्हाटएवर जो भी करता है, अगले दिन उसकी लाइव ट्रैकिंग भी आते हैं वो तो, जान की धमकियाँ। जान की धमकियाँ क्या, अगले जान दिन चली जाती बॉडियाँ है। मिल जाती हैं उनकी, नाले में बॉडी डली मिल जाती है। तो लाइक वन ऑफ द रिस्किएस्ट जॉब। यप। तो जर्नलिज्म तो मेरा ऐसा था कि बस मैंने ले लिया रैंडमली। वैसे मेन मेरा ये था कि मैंने कोई तो रील देखी थी, उसमें शाहरुख खान को देखा कि उसने बोला मैंने जर्नलिज्म किया था, एंड मुझे देखा कि वाओ, अगर शाहरुख खान जर्नलिज्म कर रहा है, उसका तो इतना मैं अच्छा क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों नहीं। तो मैं सच बताऊं, अगर मैंने वो रील नहीं देखी होती तो आज मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा था। बट अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, अगर मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा होता तो मैं ADNPR का कुछ कर रहा होता। ओके। और मुझे वो अभी भी करना है, बट सैडली अभी वो मैं कर नहीं सकता। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मास्टर ADNPR से करूँ। बढ़िया। तो पढ़ाई का भी कुछ ऐसे ही लेके है। वो दिन ये मेरे YouTube में लेके कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा। इवन ओके। ये मेरे लिए विन विन काम कर रहा है कि मेरे को YouTube का नॉलेज है, तो ये मैं जर्नलिज्म भी लगा रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जर्नलिज्म का एक अपनी टोन है, YouTube का एक अपना टोन है, तो बस वो टोन का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें एक हैं। ओके, अब समझा मामले को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई अपन की। अब बात खत्म करें? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। जी, तो ये थी पूरी बात, ये थी पूरी वार्ता, छोटा सा पॉडकास्ट आपके लिए जहाँ पे बहुत चीज़ों को जाना। आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख रहे थे तथ्य टॉक्स। मैं हूँ अर्षद तिवारी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। ओके।